हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। देश में भूख की समस्या का सामना करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी और जरूरतमंद तक अनाज पहुंचाने की कोशिश भी गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान साफ लहजे में कहा कि हमारी संस्कृति है कि किसी को भूखा नहीं सोना चाहिए और यह सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि खाद्यान्न अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। फ्रेंड्स, अगर रोजी रोटी की समस्या गहराती जा रही है तो स्वाभाविक ही सरकार का यहाँ दायित्व बनता है कि वहाँ इससे पार पाने के रास्ते निकाले। अगर संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ से संबंधित है और यहाँ खाने के अधिकार यानी राइट टू फूड को भी अपने दायरे में लाता है। वहीं संविधान के भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 47 ये कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वहाँ पोषण के स्तर को और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाए तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 जीरो हंगर की बात करता है ताकि कोई भूखा ना रहे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। इस भूख के दुष्चक्र से निकलने के लिए कई प्रयास किए गए। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, समेकित बाल विकास योजना और वन नेशन वन राशन कार्ड। दूसरी ओर अनाज की पैदावार और जरूरत से ज्यादा उपलब्धता के दावों के बरक्स भूखे पेट सोने वालों की तादाद में और भी बढ़ोतरी हुई है। प्रश्न ये उठता है, अगर भंडारण से लेकर वितरण तक किसी भी स्तर पर अनाज की बर्बादी हो रही है और भूख से लोग संघर्ष कर रहे हैं तो इसके जिम्मेदार कौन हैं? फिर आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को लेकर न्यूज़ आई थी जिसमें बहुत खूबसूरत तरीके से ये बताया गया कि हमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। अगर आप पूरे देश के जिलों में यात्रा करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कोई व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट है या जिला कलेक्टर या दोनों। कोई व्यक्ति कलेक्टर है या डिप्टी कमिश्नर। विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम ब्रिटिश प्रशासन के विकास को दर्शाते हैं। द्वितीय प्रशासनिक आयोग की 15वीं रिपोर्ट ने कुछ हद तक ये क्लियर किया कि जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट का क्या रोल है। फॉर एग्जाम्पल, भूमि और राजस्व प्रशासन को संभालना, जिले में लॉ एंड ऑर्डर तथा कुछ पुलिस मैटर को भी देखना, आर्म एक्ट के तहत लाइसेंसिंग को देखना, जिले में इलेक्शन कंडक्ट करवाना, डिजास्टर मैनेजमेंट की रूपरेखा तैयार करना, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, चीफ इंफॉर्मेशन और ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर की तरह काम करना। लेकिन इस बदलते वक्त में इनमें से कौन से महत्वपूर्ण काम है? क्या मजिस्ट्रियल फंक्शन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 50 ये कहता है कि राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करेगा। इस हिसाब से मजिस्ट्रेट का काम तो न्यायपालिका को देखना चाहिए। सेकंड, कुछ राज्यों ने लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मजिस्ट्रेट की शक्तियां लगभग छीन ही ली। फॉर एग्जाम्पल, कमिश्नर प्रणाली इसका उदाहरण है। एंड थर्ड, जब से उदारीकरण आया है तब से तो लाइसेंस जैसे नियामक टूल लगभग कम ही कर दिए गए। ऐसे में अगर राजस्व शक्ति को अलग करें तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास इम्पोर्टेंट काम तो सिर्फ डेवलपमेंटल स्कीम को इम्प्लीमेंट करना ही बचता है। इसलिए इस पद को एज ए डेवलपमेंटल कमिश्नर में रीडिजाइन कर दिया जाना चाहिए। इस न्यूज का यूज आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। फिर हिंदी न्यूज़पेपर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर न्यूज आई थी जिसका नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय और हमारा भविष्य। इस आर्टिकल में राइटर ने केमिकल रिवॉल्यूशन यानी रासायनिक क्रांति के माध्यम से कुछ बातों को समझाने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, केमिकल रिवॉल्यूशन का मतलब है कि जब से हमने अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए केमिकल्स का बड़े पैमाने पर यूज करना शुरू किया, उसे ही हम रासायनिक क्रांति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, फूड प्रोडक्शन के लिए, मेडिसिन बनाने में और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आदि। रासायनिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में छोटे पैमाने पर हुई थी और 1960 के दशक में अपने शिखर पर पहुंच गई। फिर इसके बाद इसमें धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हुई
और एक समय ऐसा आ गया जब प्लास्टिक की हर वस्तु को प्रदूषण फैलाने वाली माना जाने लगा। अब ऐसी मांग उठने लगी है कि ऐसी प्लास्टिक का यूज किया जाए जिसका पुनर्चक्रण किया जा सके। आज जिन केमिकल को नकारा जा रहा है, एक समय ये पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, गैसों के रिएक्शन से इंटरनल कंबक्शन इंजन का आविष्कार हुआ और मोटर कार जैसे वाहन बन गए। फर्टिलाइजर ने फूड प्रोडक्टिविटी में सुधार लाकर भूखमरी को कम किया। वहीं मेडिसिन्स ने हमें कई खतरनाक बीमारियों से बचाया। लेकिन इनके नकारात्मक परिणामों को भी नकारा नहीं जा सकता। रासायनिक क्रांति के चलते भारत की सूती मिलों पर बुरा असर पड़ा और कई मिलें बंद हो गई। साथ ही टूथपेस्ट, साबुन और अदर कॉस्मेटिक आइटम्स की भारत में बाढ़ सी आ गई। सोचने वाली बात यह है, अब जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें नजर आ रही है, तो कौन से मौजूदा उद्योग खत्म हो जाएंगे, या कौन से रोजगारों का सृजन होगा, या कौन से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और हम किन किन बातों को आउटडेटेड कहकर उन्हें छोड़ देंगे। क्या जिस तरह सभी रेवोल्यूशन का हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हमारे ऊपर इसी तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा? और अगर ऐसा होता है तो भारत इससे निपटने के लिए कितना तैयार है, और किन नीतिगत पहलों के सहारे एक देश के रूप में हम यहाँ जटिल सफर तय कर पाएंगे। फिर एक न्यूज़ ये थी कि चुनावी आंकड़ों के फेरबदल में 2 IAS अधिकारी को निलंबित कर दिया। इस न्यूज़ का यूज आप अपने एथिक्स के पेपर में कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।